आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय बजट 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। बोले, इस बजट से अर्थव्यवस्था को मिलेगी एक नई उड़ान। बजट के आंकड़ों से ज्यादा महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वालों के आंकड़े अहम। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर साधा निशाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी। मां गंगा की पूजा कर उतारी आरती। और कानपुर विधायक के आवास पर राकेश टिकैत के आने की सूचना। पुलिस में हड़कंप। आनन फानन में लगाई गई बैरिकेडिंग। आइए बुलेटिन की शुरुआत अहम और बड़ी खबरों के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज प्रयागराज पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ संगम तट पर पहुंचकर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। इसके बाद मां गंगा की पूजा करने के बाद आरती उतारी। उधर 77 देशों के 118 राजनयिकों ने भी पुण्य की डुबकी लगाई है। राजनयिकों ने अरेल घाट पर स्नान किया। इस दौरान सभी देशों ने अपना झंडा भी यहां पर लगाया। अरेल घाट पहुंचने पर राजनयिकों का जोरदार स्वागत किया गया। यहां व्यवस्था देख सभी अभिभूत रह गए। इस दौरान उनके साथ पुजारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना कराई है। धनखड़ जैसे ही संगम क्षेत्र पहुंचे, वहां पहले से मौजूद साधु संतों और श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। उनके साथ सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा भी देखा गया। उन्होंने पूरी विधि विधान से गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम में स्नान किया। उनकी पत्नी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रही और महाकुंभ में शामिल होकर उन्होंने पुण्य अर्जित किया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर उपराष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत किया। महाकुंभ में दोनों शीर्ष नेताओं की उपस्थिति से आयोजन की भव्यता और बढ़ गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट 2025 पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2025-26 का बजट पेश किया है। ये बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की आधारशिला है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। मध्यम आय वर्ग को राहत देते हुए टैक्स रेट्स में छूट देने के लिए जो कदम उठाया गया है वो स्वागत करने योग्य है। आंगनवाड़ी 2 प्रोग्राम की योजना गरीबों और महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज देश की संसद में देश का 2025-26 का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जान गंवाने वाले यानी महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वालों के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। जो सरकार जान गंवाने वालों, लापता लोगों के आंकड़े नहीं दे सकी, जिस सरकार को ये बताने में 17 घंटे से ज्यादा लग गए कि भगदड़ मची, लोगों की जान चली गई, जिसके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है,
वो कि महाकुंभ के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जब 40 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करनी थी तो आपने क्या व्यवस्था की? ये सरकार झूठी है। जो सरकार महाकुंभ का आयोजन नहीं कर सकती, आज के बजट में उसका हर आंकड़ा झूठा है। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी मां की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बजट का स्वागत किया है और कहा है कि भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखते हुए ये बजट पेश किया है। पिछले साल के बजट से इस साल के बजट में 500 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया है, जिससे मुसलमानों के आर्थिक, शिक्षित और सामाजिक सुधार आएगा। भारत सरकार ने आज जो बजट पेश किया है वो बिल्कुल उम्मीदों पर खरा उतरता है। हम ये उम्मीद रखते थे भारत सरकार से कि वो ख़ास तौर पर अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ और अल्पसंख्यकों के शिक्षा और समाज और इक़्तिसादियात यानी आर्थिक मामलात पर काफ़ी ध्यान दिया है और तालीम में काफ़ी ज़्यादा इजाफ़ा किया गया है और स्टूडेंट्स के तलबा की फ़ीस के लिए भी स्कॉलरशिप का भी ख़ास इसमें ध्यान रखा गया है। और जो पिछला बजट था 2023 और 24, उस बजट से जो आज का बजट है 2024 और 25, ये 25 का जो बजट है इसमें तकरीबन 574 करोड़ रुपया पिछले बजट से ज़्यादा पास किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में 2025-26 का बजट पेश किया है। मुरादाबाद में व्यापारियों ने 2025-26 के पेश किए गए बजट को अच्छा बताया और खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस बजट से मिडिल क्लास के लोगों को राहत मिलेगी और कहा कि 12 लाख रुपए सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। LCD टीवी और फ्रिज, घरेलू सामान और LPG गैस सस्ता हुआ है। बजट पर मुरादाबाद AIMIM के महानगर अध्यक्ष ने वकी रशीद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट खोखला है। उन्होंने बजट को जनता को ठगने वाला बजट बताया है। विकसित भारत का विजन साफ देखने को इसमें मिल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। 12 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स पर छूट दी गई है और 1.5 लाख रुपए तक के जो लोन की व्यवस्था की गई है उसमें राज्यों को बिना ब्याज के देने की व्यवस्था की गई है। हम ये मानते हैं कि इस बजट से विकसित भारत का जो विजन है माननीय मोदी जी का, निर्मला सीतारमण जी द्वारा उसको साकार करने का प्रयास किया गया है और महंगाई पे अंकुश लगाया जाएगा और भारत जो है विकसित राष्ट्र की ओर कदम बढ़ाएगा। व्यापारियों के हित में और बहुत ही अच्छा मतलब सुगम बजट है। इसमें आप ये देखो 12 लाख तक की आय के लिए छूट कर दी है। इनकम टैक्स में जो पहले 7-7.5 लाख होती थी उसे 12 लाख तक कर दिया। सिलेंडर सस्ता हो गया, चमड़ा सस्ता हो गया और आपका देखिए टीवी वगैरह, मोबाइल वगैरह सब सस्ते हो गए। कारों पे भी रेट घटेंगे और मतलब व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत दी है केंद्र सरकार ने। हमारी वित्त मंत्री का सराहनीय कदम है। 12 लाख तक की इनकम टैक्स में जो छूट है वो वाकई में एक अपने आप में बहुत ही डायनेमिक काम है। तो क्या लगता है आपको जो बजट पेश किया गया है इससे मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको राहत मिलेगी? ये आज जो बजट पेश किया गया है इससे मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और 1.5 लाख रुपए तक की जो बगैर ब्याज की छूट दी है उससे हमारे छोटे उद्योगों वालों को, छोटे दुकानदारों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये बजट तो अमीरों के लिए ही है सारा का सारा, इसमें गरीबों के लिए क्या है? अगर इसमें गरीबों के लिए होता तो जैसे अमीरों के लोन माफ़ किए गए हैं सरकार ने लाखों करोड़ रुपए के,
तो उनको गरीबों के लोन माफ़ करने चाहिए थे, जिन्होंने लोन जो है घर के बनाने के लिए ले लिया या किसी काम के लिए ले लिया, वो लोन माफ़ करने चाहिए थे। सरकार ने वो तो कभी वो करे नहीं। किसानों के लिए सरकार ने क्या करा? क्या जो किसान धरनों पर बैठे हैं, क्या उनकी मांगें मान ली गई? उनका MSP जो है माफ़ कर दिया गया। अब सरकार ने इसमें एक काम और करा। पहले सरकार ही बता रही है कि हम जो है वो अपने देश में ही हमने सब कुछ बना लिया है, सारी दवाइयाँ बना ली हैं। कोविड नील का कितना हंगामा हुआ था। अब पता चला बजट के अंदर सरकार ने विदेशी जो दवाएं आ रही हैं उनको ड्यूटी फ्री कर दिया। मतलब अब विदेश में दवाई बनेंगी और उसकी जो बाजार होगा वो भारत में बिकेगी दवाएं। तो जो भारत की दवाएं वो कहाँ जाके बिकेंगी फिर? जो आज बजट पेश हुआ है, अभी इसका कोई लिखित आया नहीं है, 1 हफ्ते बाद आएगा, तब देखा जाएगा। फिलहाल जो रुझान है वो अच्छे नहीं हैं शिक्षकों कर्मचारियों के लिए। शिक्षकों कर्मचारियों को जेब कटनी ही है। आम लोगों को फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शिक्षकों कर्मचारियों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, उस हिसाब से बजट फिर आगे 10 साल तक ऐसे ही रहेगा और हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं होगा। 10 साल पहले भी ऐसे ही आया था, उससे भी हम लोग को कोई राहत नहीं मिली थी, इससे भी हम लोग को कोई राहत नहीं मिलेगी। ये सिर्फ लोक लुभावना बजट है, शिक्षकों कर्मचारियों को गला ही काटेगा ये। बजट में जो 12 लाख टैक्स फ्री की घोषणा हुई है, यद्यपि तात्कालिक रूप से ऐसा लग रहा है कि शिक्षकों के लिए लाभदायक है, लेकिन जहां तक हमको जानकारी मिली है, जो हमने अभी समाचार माध्यमों से देखा है, ये दूरगामी रूप से शिक्षकों के हित में नहीं होगा, क्योंकि अगले 1-2 वर्ष बाद हमारे शिक्षकों की इनकम जैसे ही 12 लाख 1 रुपया होगी, ये तुरंत पुराने स्लैब में आ जाएंगे और ये बचत को हतोत्साहित करने वाला कदम है सरकार का। और खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच चल रहे विवाद के मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रुड़की आने की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अधिकारी विधायक उमेश कुमार के आवास पर पहुंचे और दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता बंद कराया। खानपुर विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच विवाद के मामले को लेकर इंटरनेट मीडिया पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने इंटरनेट मीडिया पर हाल ही में सुलह करने की पेशकश की थी। पुलिस ने दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। हालांकि राकेश टिकैत वहां नहीं पहुंचे। हालांकि सूचना मिली है कि वो हरिद्वार के डाम कोठी पर गए हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ड्रग डिस्पोजल कमेटी DDC के अध्यक्ष और पुलिस अधीक्षक हमीरपुर दीक्षा शर्मा के निर्देशन में जनपद के कुल 12 थानों में पंजीकृत 67 अभियोगी में नाम बरामद मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। आपको बता दें कि कोर्ट के निर्देश पर DDC कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी और सिलिकॉन वेलफेयर सोसाइटी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के इंसिनेटर में को देखरेख में पुलिस लाइन हमीरपुर में विनष्टीकरण का कार्य किया गया। इस दौरान पुलिस ने जनपद में कुल 12 थानों में पंजीकृत 67 अभियोगों में बरामद 832 किलो 420 ग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत 2,08,10,500 रुपये आकी गई है। स्मैक 20 ग्राम और डाइफाजाम 100 ग्राम और 2700 अन्य नशीली टैबलेट्स को नष्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में सदर कोतवाली इलाके के कुरामई गांव के पास सुबह सदर कोतवाली इलाके के गांव कुरामई पर बोलेरो और लकड़ी से भरे ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो सवार 7 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को फोन कॉल कर सूचित किया। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आज आप अस्पताल में है, क्या मामला है पूरा? मामला कहिए, मतलब शादी में से आए थे भाई बहना के जी, और रास्ता में सुबह 5 बजे के लगभग ये एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से। इसमें 7 लोग आए। 7 लोग हैं सर। क्या आपने पुलिस में भी शिकायत? उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के देवबंद में गांधी कॉलोनी में विवादित जमीन की नपाई के दौरान तहसील की राजस्व टीम के सामने ही 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग हो गई, जिसमें गोली लगने से शाकिर की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। देवबंद नगर की गांधी कॉलोनी में प्लॉट को लेकर यामीन और सलीम पक्ष के बीच कॉलोनी में स्थित करीब 7 बीघा जमीन को लेकर पुराना विवाद चला आ रहा है। तहसील की राजस्व विभाग की टीम मौके पर नपाई करने के लिए पहुंची थी। इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और उनमें पथराव और फायरिंग होने लगी, जिसके चलते तहसील की टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में लड़ने झगड़ने लगे, जिसमें कि एक
पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली चला दी है, जिससे कि एक व्यक्ति के पेट में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मारपीट में 3 अन्य लोग भी इसमें घायल हो गए। इसमें जो गोली लगने से घायल व्यक्ति को तत्काल CHC देवबंद ले जाया गया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में थाना मंडी पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बेचने वाले 2 विक्रेता और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से निशानदेही पर प्रतिबंधित मांझे की 350 चरखी और वजन करीब 148 किलोग्राम बरामद किया गया है। प्रतिबंधित मांझे की बिक्री, इस्तेमाल की रोकथाम और प्रतिबंधित मांझे के कारोबार में लिप्त विक्रेता, दुकानदार, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मंडी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग और गश्त के दौरान JV जैन कॉलेज से खाताखेड़ी जाने वाले रास्ते पर प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया गया है और उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया है। चाइनीज मांझे के विरुद्ध जो प्रतिबंधित है उसके विरुद्ध जो है अभियान चल रहा है। इसी क्रम में लगातार पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी जो है एक्टिव कर रखा है और जगह जगह से उसमें चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में कल थाना मंडी पुलिस को उनके मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम गौरव है, जो कि थाना मंडी क्षेत्र का ही रहने वाला है, वो चाइनीज मांझे की बिक्री कर रहा है। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उसके पास से 4 गट्टू प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद हुआ। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में कार टकराने के बाद सर्जन डॉक्टर अविनाश सिंह के साथ गाली गलौज, अभद्रता और मारपीट से डॉक्टर आक्रोशित हैं। तहरीर के बाद भी पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। इससे आक्रोशित डॉक्टर्स ने 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहने को डॉक्टर्स की IAM कार्यालय में 3.5 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली, जिसमें कोई बात नहीं बनी। पुलिस अधिकारियों ने डॉक्टर अविनाश सिंह के साथ मारपीट और अभद्रता मामले में पुलिस की गलती मानी है। इसको लेकर माफ़ी भी मांगी, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक दोषी महिला शिक्षिका और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम कुछ भी बात नहीं मानेंगे। इस पर ACP हरिपर्वत आदित्य कुमार ने डॉक्टर्स से कार्रवाई के लिए 24 घंटे के समय की मांग की है। इसके बाद ही डॉक्टर्स ने कहा कि इस मामले में पूरा थाना सस्पेंड करें। अब तक 24 घंटे तक आगरा में करीब 2000 निजी चिकित्सक हड़ताल पर रहेंगे। इसमें निजी हॉस्पिटल और क्लिनिक पर इमरजेंसी और OPD सेवाएं भी बंद रहेंगी। घटना कुछ नहीं, एक सिंपल गाड़ी बस टच करी है, ऐसा कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है और उसको तूल इन्होंने बना दिया मैडम ने, और बिकॉज वो शायद किसी SHO की वाइफ है या जो भी है, मुझे पुलिस ऑफिसर की वाइफ है और मुझे इलीगली डिटेन किया गया सिकंदरा थाने में। आगे एक्चुअली मेरा इशू नहीं है, इट्स मोर अबाउट कॉमन सिटीजन। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से घटना का एक मामला सामने आया है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में देश भर से लोगों की भीड़ अधिक संख्या में ट्रेनों के जरिए मेले में पहुंच रही है। इसी बीच महाकुंभ से लौटे यात्रियों ने मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक घटना सामने आई, जिसमें कुंभ से स्नान करके कुछ यात्री मिर्ज़ापुर से ट्रेन पकड़कर कामाख्या जाना चाह रहे थे। उसी दौरान कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते समय कुछ यात्रियों ने बुजुर्ग श्रद्धालु को पैर से सीने पर मारकर उनको गिरा दिया, जिसकी वजह से नाराज श्रद्धालुओं ने हंगामा कर दिया। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मेरा दोस्त का पिताजी है, लात मार के एकदम सीने में से लात मार के एकदम गिरा दिया नीचे। हम लोग माने गर्भ में थे, पकड़ लिया। अच्छा, मतलब पकड़ लिया नहीं, हाँ नहीं, पहिए के नीचे चला थे, उसी में हंगामा हो गया। एकदम ऐसे बोलो भैंस के आदमी है, सीने में लात मार के गिरा दिया। उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर एक अवैध वेंडर द्वारा कुंभ से लौट रहे यात्री के साथ अभद्रता और गाली गलौज करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो व्यक्ति कहता हुआ नजर आ रहा है कि मेरी दुकान DRM साहब भी नहीं हटवा सकते। ये घटना प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की बताई जा रही है। झांसी के सीपरी बाजार थाना इलाके के ब्रह्मनगर में रहने वाली 11वीं की छात्रा रोज की तरह घर में कोचिंग जाने को कहकर निकली थी, लेकिन नहीं लौटी। परिजनों का एक युवक रवि पर शक था, जो पहले ही उसकी बड़ी बहन को बहला फुसलाकर कोर्ट मैरिज कर चुका था। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश है। पुलिस तफ्तीश में लगी है, लेकिन लड़की का सुराग अब तक नहीं मिला है। वहीं पीड़िता द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से अपनी बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई गई है। तो ये बोली मम्मी कोचिंग जाना है, तो हमने ठीक है चली जाओ, बोली चली गई।
कोई बात नहीं। फिर वहाँ पहुंची तो वहाँ कोचिंग बंद थी। उसने हमें फोन किया, कहली मम्मी हमें लेने आ जाओ, कोचिंग बंद है। हमने ठीक है, अभी 10 मिनट में आ रहे बेटा। बस इतनी कहा, हम घर से निकले, हमने फोन लगाया, फोन नहीं उठ रहा, फोन बराबर लग रहा पर फोन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रेमी भांजे के साथ मिलकर पति की हत्या करने का मामला सामने आया है। पत्नी ने हत्याकार घटना को एक्सीडेंट बनाया। मृतक युवक की पत्नी का अपने भांजे के साथ अवैध संबंध था। हत्या के बाद मृतक के शव को रोड पर रखकर एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज करवाया गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी का दोस्त और प्रेमी भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से कार, मोबाइल और तमंचा बरामद किया गया है। बुलंदशहर की चोला पुलिस ने वारदात का खुलासा किया है। जब इसके पति ने तलाक देने से इनकार कर दिया तो इन लोगों ने ये प्लानिंग करी कि इसको रास्ते से हटा दे, और उसके बाद प्रीति, निमेश और निमेश का एक साथी है तरुण, इन तीनों लोगों ने ये प्लानिंग करी और निमेश और तरुण ने मृतक को एक फार्म हाउस पर बुलाया। वहाँ पे इसका गला दबा करके इसकी हत्या करती और उसके बाद इसका मोटरसाइकिल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में स्वास्थ्य विभाग लगातार शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है। कुछ दिन पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने लगातार एक अस्पताल और एक क्लिनिक को सीज किया था। वहीं अब आज अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कमल किशोर वर्मा ने शिकायती पत्र पर थाना रसूलपुर के क्षेत्र में पहुंचे, जहां आसफाबाद टूटी पुलिया के करीब जय श्री श्याम हॉस्पिटल में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाई गई हैं। कई खामियों के लेकर जय श्री श्याम हॉस्पिटल को नोटिस थमाया गया है। दरअसल जय श्री श्याम हॉस्पिटल और कई हॉस्पिटलों का मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायती पत्र दिया गया था। आरोप था कि हॉस्पिटल में असिस्टेंट ऑपरेशन करते हैं, जिससे महिलाओं की लगातार मौतों की संख्या बढ़ रही है। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत की गई थी कि योगेश पाठक नाम का कोई व्यक्ति है जो करण हॉस्पिटल, श्याम हॉस्पिटल के ये सिकोहाबाद में है, दो एक हॉस्पिटल, उन पे वो प्रशिक्षित आदमी है और वो ऑपरेशन करता है या ओपीडी करता है। इस चीज़ को लेकर शिकायत। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के बबेरू तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आज 10 बजे से 2 बजे तक बबेरू एसडीएम नमन मेहता की अध्यक्षता में संपन्न किया गया। वहीं तहसील संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन पर तहसील क्षेत्र के अलग अलग गांवों से फरियादियों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रार्थना पत्र सौंपा है, जिसमें ज्यादातर प्रार्थना पत्र जमीनी विवाद, पानी की समस्या, बिजली की समस्या और पुलिस से संबंधित प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। कुल 80 प्रार्थना में से 7 का मौके पर निस्तारण कराया गया। शेष प्रार्थना पत्र को संबंधित अधिकारी को सौंपकर 1 हफ्ते के अंदर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की कुशल नीतियों के अंतर्गत तहसील दिवस का संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाता है। उसमें शासन की मंशा ये रहती है कि सभी विभागों के सभी अधिकारी एक जगह एकत्रित होंगे और शिकायतों का यथासंभव गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाएगा, क्योंकि ये सर्वोच्च प्राथमिकता की एक योजना है। और हमीरपुर जिले की मोदाहा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी घनश्याम मीना और पुलिस अधीक्षक दीक्षा वर्मा मौजूद रहे। इस दौरान डीएम और एसपी ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि थाने और तहसील स्तर पर ही समस्याओं का समाधान हो जाए और फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के दूदही विकास खंड के दुमही ग्राम सभा में मनरेगा योजना के तहत हुए कार्य में भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर भ्रष्टाचार मामले की जांच की मांग की है। बता दें कि मकामी लोगों का कहना है कि बिना सड़क भरवाए हुए पेमेंट के मामले में जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई की जाए और दूसरे प्रदेश में कमाने गए लोगों को भी मनरेगा मजदूर बनाने का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। गाँव के आधा दर्जन सड़कों पर बिना कार्य कराए पेमेंट कराने का भी ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। तो भराया नहीं है, पैसा उठा लिए हैं और नापी हुआ है तो लोकपाल साहब कहे हैं कि जहाँ से नापी हुआ है वहाँ से रस्सी तान करके और चिन्हा लगाए वहाँ से भरवा लीजिए। प्रदर्शन यही कर रहे हैं, उठा लेते हैं पैसा। 2-3 जगह छौर ऐसा है जब उठा लिए पैसा, भराया नहीं है माटी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के जिला न्यायालय परिसर में जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा एक स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया। इस मेले का उद्घाटन जिला जज मुजफ्फरनगर ने फीता काट कर किया। स्वास्थ्य मेले में दर्जनों अनुभवी डॉक्टरों ने अपनी मुफ्त सेवाएं दी और मरीजों को मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराईं। साथ ही विभिन्न प्रकार के मेडिकल टेस्ट भी मुफ्त में किए गए। इस मेले का मुख्य उद्देश्य वादकारी अधिवक्तागणों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उन्हें आवश्यक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना था।
और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में चिकित्सा शिविर का आयोजन न्यायालय परिसर में किया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि समस्त वादकारी अधिकारी और अधिवक्तागण और जितने भी अन्य वादकारीगण हैं इस कार्यक्रम का पूरी तरह से लाभ उठाएंगे और इसे सफल बनाएंगे। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।